बंगाल में आज एक बड़ी घटना हुई। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के घर आज सीबीआई पहुंची। कोयला तस्करी मामले में अभिषेक का परिवार जांच के रडार पर है। अभिषेक की पत्नी रुजिरा के खाते से पैसों की लेन देन हुई है। इस मामले में रुजिरा की बहन मेनका से भी पूछताछ हो चुकी है, मगर ममता बनर्जी ने पूरे मामले को 8 मिनट में गजब सियासी टर्न दिया। सीबीआई को रुजिरा ने खुद पूछताछ के लिए बुलाया था। इस पूछताछ से पहले ममता अचानक रुजिरा के घर पहुंच गई। काजल की कोठरी है, कोयले की कहानी है, दीदी का भतीजा है और भतीजे के घर तक भ्रष्टाचार की निशानी है। ये हम नहीं कह रहे, सीबीआई जांच का कंपास बता रहा है। जी हां, भाईपों की दहलीज तक पहुंच गई है सीबीआई। हरीश चंद्र मुखर्जी लेन में ऐसी गहमा गहमी कम दिखती है। परिंदा भी पर मारने की हिमाकत नहीं कर सकता। वहां आज सीबीआई की मौजूदगी थी। ममता बनर्जी के भतीजे, डायमंड हार्बर से तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी सीबीआई के रडार पर हैं। कथित कोयला घोटाले में रुजिरा नरूला बनर्जी से सीबीआई पूछताछ करने पहुंची, मगर उससे पहले ममता दीदी खुद भतीजे के शांति निकेतन में पहुंच गई। जी हां, अभिषेक ने अपने घर का नाम शांति निकेतन ही रखा है। कोलकाता के कालीघाट के हरीशचंद्र मुखर्जी के जिस रोड पर मैं मौजूद हूं, उस रोड के दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी का घर है। लोगों का यह भी कहना है कि इससे पहले मीडिया के कैमरे बेधड़क इस रोड पर कभी भी दाखिल नहीं हो सके, क्योंकि यहां पर सत्ता नंबर 2 यानी अभिषेक बनर्जी की चलती है। और उससे पहले जो मैं तस्वीर दिखाऊं, लोगों का यह भी कहना है कि जिस जगह से अभिषेक बनर्जी का घर शुरू होता है, उससे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक के दूर तक के तमाम संपत्ति अभिषेक बनर्जी की ही है। और यहाँ पर धाक सिर्फ अभिषेक बनर्जी की ही चलती है। यही वजह है कि अभिषेक बनर्जी के घर के आगे तस्वीर लेना तो दूर, मीडिया के कैमरे भी यहां पर नहीं खड़े होते थे। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है और आज यहां मीडिया के कैमरे बेधड़क मौजूद इसलिए हैं क्योंकि सीबीआई की टीम रुचिरा बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ करने के लिए आई है। दीदी भतीजे के घर क्यों पहुंची थी, न पूछने की जरूरत है न बताने की। दीदी ने साफ कर दिया, अच्छा है बुरा है, मेरा भतीजा मेरा है। 8 मिनट बाद ममता भतीजे के घर से उसकी बेटी को लेकर बाहर निकली। अगर हर तस्वीर कुछ कहती है तो ये तस्वीर भी बहुत कुछ बयान करती है। दीदी दूसरों पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाती हैं। दीदी की ईमानदारी के किस्से सियासी बिरादरी में कहे सुने जाते हैं। दीदी चप्पल पहनकर पैदल चलती हैं, मगर भतीजे अभिषेक पार्टी को कॉरपोरेट तरीके से चलाते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है, अच्छा भला पॉलिटिशियन अंत में धृतराष्ट्र हो जाता है। किसने सोचा था कांग्रेस के खानदानवाद से, अभिजात्य से लड़ती हुई दीदी, अपनी अलग तृणमूल कांग्रेस खड़ी करने वाली दीदी एक दिन भतीजे के भरोसे होंगी। भतीजे के लिए उन सबको दरकिनार कर देंगी जिन्होंने खून पसीने से तृणमूल कांग्रेस को सींचा। जो भी तृणमूल छोड़कर जाता है, अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराता है। अब तो सीबीआई भी भतीजे के दर पर खड़ी है। कोयला घोटाले में जांच का एक सिरा ममता के भतीजे अभिषेक से जुड़ रहा है। रविवार को सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी को सम्मन देकर पूछताछ करना चाह रही थी, लेकिन उस वक्त रुचिरा बनर्जी घर पर मौजूद नहीं थी। इसलिए सीबीआई की टीम ने सम्मन के साथ अपना नंबर भी सौंपा, जिसमें रुचिरा बनर्जी बाद में फोन कर उन्होंने सीबीआई की टीम को पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन इससे पहले सीबीआई रुचिरा बनर्जी की बहन मेनका गंभीर से पूछताछ कर चुकी थी। दरअसल सीबीआई रुचिरा बनर्जी के अकाउंट में जो पैसे मेनका गंभीर के अकाउंट से ट्रांसफर हुए हैं, उसका लिंक जानना चाहती है कि इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कैसे हुए और कहां से आए। ममता के भतीजे अभिषेक और रुजिरा की मुलाकात पहली बार दिल्ली में हुई। अभिषेक बनर्जी तब दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में थे। रुजिरा का ताल्लुक एक व्यापारिक घराने से है जिसके पास थाईलैंड की नागरिकता है। साल 2012 में दोनों ने शादी की और फिर हरीश चंद्र मुखर्जी लेन में रुजिरा की एंट्री हुई। हालांकि ममता बनर्जी शुरुआत में शादी के खिलाफ थी, मगर बाद में भतीजे की जिद के आगे मान गई। रुजिरा नरूला बनर्जी करती क्या हैं ये कोई नहीं जानता। सार्वजनिक तौर पर और सियासी गतिविधियों में उनकी मौजूदगी नहीं दिखती, मगर वित्तीय विवाद उन्हें चर्चा में ले आते हैं।
अभिषेक बनर्जी का चुनावी हलफनामा कहता है कि रुजिरा नरूला को सैलरी मिलती है। ये सैलरी किस नौकरी से मिलती है इसकी डिटेल नहीं है। हलफनामे के मुताबिक नरूला के बैंक खाते में 5,01,644 रुपए जमा है, 87,300 रुपए कैश हैं, 22 लाख रुपए की सोने की ज्वेलरी और 3 लाख रुपए की पेंटिंग्स उनके पास हैं। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी ने मैडम नरूला को कोयला स्कैम मामले में पैसा पाने वालों में बताया और शुभेंदु अधिकारी ने एक पर्ची भी दिखाई थी जिससे ये कहा था कि नरूला के अकाउंट में एक बड़ी मात्रा में कैश ट्रांसफर हुआ है। इससे पहले तमाम लोगों को ये पता था कि रुचिरा बनर्जी एयरपोर्ट पर बड़ी मात्रा में सोना के साथ पकड़ी गई हैं और इतनी बड़ी मात्रा में सोने को देखकर कस्टम के लोग भी आश्चर्यचकित हो गए और इस मामले में ममता बनर्जी की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। वो इस मामले से पीछा नहीं छुड़ा सकी क्योंकि हमेशा से ही ममता बनर्जी ने अपने आप को कम आर्थिक स्थिति वाला दिखाया है। रुजिरा बनर्जी के घर पर सीबीआई की टीम तकरीबन पौने 2 घंटे तक रुकी रही। सीबीआई के अफसरों ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से करीब 1 घंटे 40 मिनट तक पूछताछ की। रुजिरा से पूछताछ करने वाली टीम में सीबीआई के 6 अफसरों के अलावा 2 महिला अफसर भी शामिल थी। सीबीआई की टीम के पहुंचने से पहले ममता बनर्जी भी अपने भतीजे के घर पहुंच गई थी। ममता ने भतीजे से अपनी एकजुटता का एहसास कराया। ममता ने बताया कि वो भतीजे के साथ हर वक्त खड़ी हैं। देश आज जान गया कि ममता का उत्तराधिकारी उनका अपना भतीजा है। ममता की सियासत भी परिवार से परे नहीं है। हालांकि टीएमसी नेताओं के लिए ये एक बहुत छोटा सा मामला है। अभी तक कोई स्कैम एस्टेब्लिश नहीं हुआ। ये लोग कह रहे हैं कि इलीगल कोल माइनिंग हो रहा है, लेकिन उसके भी कोई खास तथ्य या फैक्ट्स हमारे सामने नहीं आए हैं। बीजेपी का भी 2 ही एलआई बाकी रह गया, एक है सीबीआई, दूसरा है ईडी। वो इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं डेस्परेटली हमें डराने के लिए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। और ये तो जो बुलाया गया है, दोनों अभिषेक का स्त्री और उनकी स्त्री के बहन, इन दोनों को विटनेस के रूप में बुलाया गया ऐसा ही पूछताछ करने के लिए। ये हमें घबरा देने का एक कोशिश है, ये सफल नहीं होगा। कोल तस्करी केस में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से सीबीआई की पूछताछ का जिम्मा सीबीआई के एएसपी उमेश कुमार को सौंपा गया है। इस मामले में अभिषेक बनर्जी का नेटवर्क बड़ा है या रुजिरा का, कहना मुश्किल है। मगर एक दिन पहले सीबीआई ने इसी मामले में अभिषेक की साली मेनका गंभीर से भी पूछताछ की। मेनका गंभीर से सीबीआई ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। मेनका से उसके बैंक खातों और लेन देन को लेकर पूछताछ हुई। मेनका भी दक्षिण कोलकाता के उपहार अपार्टमेंट में रहती हैं। ममता बनर्जी ने सीबीआई से पहले भतीजे के घर पहुंचकर 2 मैसेज साफ साफ दिए। वो भतीजे के साथ खड़ी हैं और केंद्र सरकार चुनाव से पहले भतीजे को परेशान कर रही है। बेटी को साथ लेकर बाहर निकलने का इमोशनल मैसेज भी समझ लीजिए। बंगाल की जनता इमोशनल है और ममता ने बेटी के जरिए इमोशन को टच किया। मगर इस इमोशन की गिरफ्त में मत आइए, कॉर्पोरेट गेम समझिए। हरीश चंद्र मुखर्जी रोड से 2 कंपनियां चलती हैं। पहली है लीव्स एंड बाउंड्स इंफ्रा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके एक डायरेक्टर हैं अमित बनर्जी जो अभिषेक के पिता हैं। दूसरी डायरेक्टर हैं लता बनर्जी जो अभिषेक की मां हैं। दूसरी कंपनी है लीव्स एंड बाउंड्स मैनेजमेंट सर्विस, जिसकी एक डायरेक्टर हैं रुजिरा बनर्जी यानी अभिषेक की पत्नी और दूसरे डायरेक्टर हैं अभिषेक के पिता अमित बनर्जी। वहाँ मैं पूरा डॉक्यूमेंटरी एविडेंस प्रूफ दिखाया। कहाँ से मिला मैं नहीं बोलूँगा, ये मेरा पर्सनल मैटर है, सीक्रेसी है, लेकिन मैं दिखाया। ये सोच समझ के उसकी वाइफ की अकाउंट में टाका ट्रांसफर किया, इसलिए उसका वाइफ मैडम नरेला एनआरआई है। किसने ट्रांसफर किया? ओ लाला कोल माफिया ने। किसकी इशारा पर? सबको मालूम है, समझदार का तो इशारा ही काफी है। लाला का साथ पुलिस है या तोलाबाज भाईपो है, इसलिए लाला कोल माफियागिरी, सैंड माफियागिरी सब करता है। और
जानबूझ के एनआरआई का अकाउंट में यहाँ से रुपया ट्रांसफर हुआ नीरज सिंह का मीडियम माध्यम से। बहन से भी पूछताछ हुई रुजिरा के, मेनका गंभीर, क्या उनका भी नाम है इसमें, उनके भी अकाउंट में पैसे? उसका लंदन का अकाउंट में रुपया गया और उसका फैमिली पवन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, जितना भी सैंड माइन है ईस्ट बाड़वान, वेस्ट बाड़वान, बांकुड़ा, हुगली, सब सैंड माइन का वो सब लीज उसको मिला पवन अरोड़ा को। पवन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा सबुज साथी का है सुनुप दासु अंकुश अरोड़ा सबुज साथी का साइकिल सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, बुटर है, ये तो सब मिला भगत है। जिस कंपनी में रुजिरा बनर्जी डायरेक्टर हैं, उसी कंपनी में पैसों की लेन देन हुई है। इस लेन देन में विनय मिश्रा से लेकर अनूप मांझी उर्फ लाला तक के नाम है। बीजेपी ने सीबीआई को जो शिकायत दी है उसमें रुजिरा बनर्जी का नाम है। आरोपों के मुताबिक प्रोटेक्शन मनी को ठिकाने लगाने के लिए अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी और उनकी बहन मेनका गंभीर के बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। रुजिरा के बारे में कहा जा रहा है कि बैंकॉक में उनका एक खाता है जिसमें कोयला तस्करी के करोड़ों रुपए जमा किए गए हैं। बंगाल में ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा तो हर कोई कर रहा है, लेकिन बंगाल में तीसरा फैक्टर यानी लेफ्ट और कांग्रेस की भूमिका भी बहुत अहम होने वाली है। ये आज बंगाल में तीसरे चौथे नंबर की पार्टियां हैं, लेकिन यही तय करेंगी कि बंगाल में पहले नंबर पर कौन सी पार्टी होगी। आज हमने काफी रिसर्च करके और बंगाल के एक्सपर्ट से बात करके बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस की जमीनी हकीकत पर एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट आपको बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के मामलों का एक्सपर्ट बना देगी। साथ ही आपको इस सवाल का भी जवाब मिलेगा कि आखिर दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन का बंगाल के चुनाव से क्या कनेक्शन। दिल्ली के बॉर्डर पर आज लाल झंडा लहरा रहा है, जब पूरे देश में केसरिया की लहर चल रही है, लेकिन देश की राजधानी का बॉर्डर हंसिया हथौड़े वाले लाल झंडे से पट गया है। ये लेफ्ट का वो राजनीतिक प्रयोग है जिसने बवाल दिल्ली में कर रखा है, लेकिन सवाल पश्चिम बंगाल में उठ रहे हैं। आखिर पश्चिम बंगाल में किसान आंदोलन से फायदा किसको मिलने वाला है? आखिर कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है? बंगाल के चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस भले ही तीसरे नंबर पर रहने वाला है, लेकिन पहले नंबर पर कौन सी पार्टी होगी ये तीसरे नंबर वाली लेफ्ट और कांग्रेस ही तय करेगी। आज हम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस की पूरी पॉलिटिकल कुंडली खंगालने वाले हैं। आखिर बंगाल की जमीन पर लेफ्ट और कांग्रेस की ताकत कितनी है, ताकत है भी या नहीं है। एक जमाना था जब लाल सलाम के नारों से बंगाल का आसमान गूंजता था। बीजेपी हटाओ, ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, तृणमूल हटाओ, बंगला बचाओ, सोमनाथ चैटर्जी जैसे नेता दिल्ली की राजनीति में पूरा दखल रखते थे। दिल्ली की सरकार का स्क्रू बंगाल के कम्युनिस्ट कोलकाता में बैठे बैठे टाइट कर देते थे। लेकिन अब बंगाल में लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट फ्रंट, जिसमें कम्युनिस्ट विचारधारा वाली 7 पार्टियां हैं। सीपीएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक, रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और विप्लवी बांग्ला कांग्रेस, ये सब लेफ्ट फ्रंट के मेंबर्स हैं। इस पूरे लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन विमान बोस हैं। बंगाल के लेफ्ट फ्रंट में विमान बोस के बाद 2 सबसे महत्वपूर्ण नेता डॉक्टर सूर्यकांत मिश्रा और डॉक्टर सुजोन चक्रवर्ती हैं। विमान बोस की उम्र 80 साल है। वो ज्योति बसु की पीढ़ी के एकमात्र नेता हैं। बंगाल में लेफ्ट की स्थिति क्या है आप इस बात से समझ सकते हैं कि वो विमान बोस जिन्होंने आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा, जो जिंदगी भर चेहरों को आगे करके उनको चुनाव लड़वाते रहे, आज उन्हीं को पार्टी के फ्रंट पर आकर चुनाव को लीड करना पड़ रहा है, पार्टी का चेहरा बनना पड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे आज पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियां सड़क पर हैं और उनके पास कोई नेता नहीं बचा, और इसी वजह से आज लेफ्ट बंगाल में कांग्रेस की भी बी टीम बनने को मजबूर हो गई है।
यानी सोचिए, आज 80 साल के बुजुर्ग नेता विमान बोस कांग्रेस के 64 साल के नेता अधीर रंजन चौधरी के पीछे चलने को मजबूर हो गए हैं। लेफ्ट में जान फूंकने के लिए विमान बोस लगातार बहुत तेजी से चुनावों की प्लानिंग में लगे हुए हैं। विमान बोस सबसे पहले कांग्रेस से गठबंधन करते हैं। इसके बाद विमान बोस ही फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को कांग्रेस और अपनी पार्टी के गठबंधन के करीब लाते हैं और 25 फरवरी को विमान बोस ओवैसी से भी मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन इतनी माथापच्ची के बाद भी पश्चिम बंगाल में इस वक्त लेफ्ट चौथे नंबर पर ही नजर आ रही है। मुख्य मुकाबला तो पहले और दूसरे नंबर पर चल रहे ममता और मोदी के बीच में ही है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है और चौथे नंबर पर लेफ्ट फ्रंट नजर आती है। लेफ्ट फ्रंट में विमान बोस के बाद दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता हैं डॉक्टर सूर्यकांत मिश्रा। डॉक्टर सूर्यकांत मिश्रा को कुल 48 साल का राजनीतिक अनुभव है। सूर्यकांत लगातार 25 सालों तक विधायक रहे। 1996 से 2011 तक यानी पूरे 15 साल तक सूर्यकांत लेफ्ट की सरकारों में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। साल 2011 में जब लेफ्ट चुनाव हार गया तब भी डॉक्टर सूर्यकांत मिश्रा की ताकत कम नहीं हुई। उन्हें पश्चिम बंगाल की विधानसभा में नेता विपक्ष का पद मिला। सूर्यकांत इस वक्त सीपीएम की बंगाल यूनिट के सेक्रेटरी हैं और विमान बोस के सबसे अहम सहयोगी हैं। लेकिन सूर्यकांत की राजनीतिक पारी में भी अब पहले जैसा दमखम नजर नहीं आ रहा। साल 2016 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में सूर्यकांत मिश्रा अपना ही चुनाव हार गए तो वो पार्टी को कैसे लीड कर पाएंगे। बंगाल में लेफ्ट के तीसरे बड़े ताकतवर नेता हैं डॉक्टर सुजन चक्रवर्ती। डॉक्टर सुजन चक्रवर्ती लेफ्ट का युवा चेहरा है और उनकी जिम्मेदारी जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना है। अब सवाल यह है कि कुल 34 साल 10 महीने और 10 दिन तक बंगाल में राज करने वाली लेफ्ट पार्टियों की ये दुर्दशा आखिर कैसे हुई, क्योंकि बंगाल में दो सबसे बड़े वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक और शेड्यूल्ड कास्ट वोट बैंक लेफ्ट के साथ था। बंगाल में करीब 25% मुस्लिम वोट बैंक और 23% शेड्यूल्ड कास्ट वोट बैंक पर लेफ्ट का पूरा कब्जा रहा। कुल 48% वोटों पर कब्जे की वजह से लेफ्ट बंगाल में अजेय रहा। लेकिन धीरे धीरे लेफ्ट के हाथ से ये वोट बैंक छिटक गया। मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ चला गया और लेफ्ट के शेड्यूल्ड कास्ट वोट बैंक में बीजेपी ने सेंध लगा दी। इसलिए बंगाल में लेफ्ट का किला ढह चुका है। आज की तारीख में पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही सूबा ऐसा है जहां पर लेफ्ट की सरकार चल रही है और यह जगह है केरल। लेकिन यह संभावना भी बनी हुई है कि इस साल केरल से भी लेफ्ट की सरकार चली जाए, क्योंकि केरल में 1982 से अब तक 8 बार चुनाव हो चुके हैं और इन चुनावों में एक बार कांग्रेस, दूसरी बार लेफ्ट अलायंस की सरकार चुने जाने की परंपरा चल पड़ी है। और इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार हारने का नंबर लेफ्ट का है। जैसे 1982, 1991, 2001 और 2011 का चुनाव कांग्रेस ने जीता और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाई, जबकि 1987, 1996, 2006 और 2016 का चुनाव लेफ्ट ने जीता और लेफ्ट अलायंस की सरकार बनाई। इन आंकड़ों के हिसाब से 2021 में केरल में कांग्रेस गठबंधन की जीत हो सकती है। अगर लेफ्ट की सरकार केरल से भी चली गई और बंगाल में भी लेफ्ट सरकार में शामिल नहीं हो पाई, तब भारत के इस नक्शे में लेफ्ट का नामो निशान ही मिट जाएगा। यानी लेफ्ट की कोई भी सरकार किसी भी राज्य में तब भारत में मौजूद नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेफ्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पश्चिम बंगाल की हालत के लिए यही पार्टियां जिम्मेदार हैं। राजनीति में ना कोई स्थायी रूप से दोस्त होता है ना दुश्मन। राजनीति में परिस्थितियां होती हैं, उसके मुताबिक दोस्ती और दुश्मनी तय होती है। 1977 में लेफ्ट ने कांग्रेस को हराया और तब से आज 44 साल हो गए कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर है। दूसरी तरफ 2011 में ममता ने लेफ्ट को हराया और आज लेफ्ट 10 सालों से पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर है। लेकिन फिर भी कांग्रेस की हालत पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट से ज्यादा बेहतर नजर आती है।
2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में लेफ्ट का स्कोर 0 था। लेफ्ट एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सका। लोकसभा चुनाव में 42 में से 41 सीटों पर तो लेफ्ट फ्रंट के नेताओं की जमानत ही जब्त हो गई। लेकिन इसी चुनाव में कांग्रेस ने 2 लोकसभा सीटें जीती हैं। अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 4% की गिरावट हुई, लेकिन सीपीएम के वोट प्रतिशत में करीब 17% की गिरावट हो गई, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। कांग्रेस के पास इस वक्त बंगाल में सबसे बड़े नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। वो अक्सर संसद में अपने विवादित बयानों की वजह से कांग्रेस को मुश्किल में डालते रहे हैं। फिर भी अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की बंगाल इकाई के अध्यक्ष हैं। आप समझ सकते हैं कि बंगाल में कांग्रेस की लीडरशिप की हालत इस वक्त क्या है। अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता भी बंगाल के चुनावों के मद्देनजर ही बनाया गया था। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी के बाद कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर प्रदीप भट्टाचार्य हैं। 76 साल के प्रदीप भट्टाचार्य कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद हैं। तीसरे नंबर पर बंगाल में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अब्दुल मन्नान हैं, जो कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम चेहरा है और पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में कहीं ढूंढने पर नहीं मिल रही और इसीलिए अब लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर दिल्ली में किसान आंदोलन के जरिए बीजेपी के खिलाफ हवा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह सियासी हवा क्या बंगाल में वोटों का तूफान पैदा कर पाएगी? यह आने वाला वक्त बताएगा। पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस की एक और तस्वीर बर्धमान से आई। डिटेल थोड़ी ही देर बाद।